ओके तो पहले तो अपना कल का कंक्लूजन एक बार रिकॉल करो। अपन जब एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल डिस्कस कर रहे थे, एक क्यू चार्ज है, उस क्यू चार्ज से अपन आर डिस्टेंस पे गए, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज के क्यू बाय आर। बस इसमें ये चीज मन में सेटल करते जाइए कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो के क्यू बाय आर स्क्वायर होती, और फील्ड के साथ फिर ऑटोमेटिकली अपन वो डायरेक्शन अटैच करने वाला एक माइंडसेट अपना है कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड आउटवर्ड पॉइंट की तरफ जानी चाहिए, नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड आनी चाहिए। बट जैसे ही आप पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं, आप इमीडिएटली डायरेक्शन वाले पॉइंट से तो फ्री हो गए। अब पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव आ रहा होगा। के क्यू बाय आर में अब चार्ज को साइन के साथ अपन रखेंगे। तो अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर रहे हो, के क्यू बाय आर में आप क्यू की जगह एक पॉजिटिव साइन प्लेस कर रहे हो, मतलब प्लस चार्ज प्लेस कर रहे हो, तो आपका v का वैल्यू जो है वो हर जगह पॉजिटिव आने वाला है। कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं है, कोई राइट वर्ड्स, आउटवर्ड्स, इनवर्ड्स कुछ नहीं, राइट। -2 कूलम चार्ज कंसिडर किया है तो के क्यू बाय आर में क्यू की जगह -2 प्लेस कर रहा हूं और v का वैल्यू नेगेटिव ही आ रहा है, ठीक है। सो अ पॉजिटिव पोटेंशियल विल क्रिएट अ पॉजिटिव चार्ज विल क्रिएट अ पॉजिटिव पोटेंशियल एवरीवेयर, एंड सिमिलरली नेगेटिव चार्ज है तो वो हर जगह नेगेटिव पोटेंशियल ही बनाएगा। एंड दिस प्लस एंड माइनस दे हैव नथिंग टू डू विथ डायरेक्शन, वो डायरेक्शन नहीं है, उसकी वैल्यू का हिस्सा है। अच्छा, फिर अपन जब एक स्क्वायर या ये सब अलग अलग अरेंजमेंट्स देख रहे थे तो इसमें कंक्लूजन पे अपन पहुंचे थे कि ऐसा हो सकता है कि एक अरेंजमेंट में किसी एक पॉइंट पर आपको v0 मिल रहा हो, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वहां e0 हो, या ये भी नेसेसरी नहीं है कि नॉन जीरो। मतलब वी मे हैव अ कॉम्बिनेशन वेयर v एंड e दोनों जीरो हो रहे हो, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहां दोनों ही नॉन जीरो चल रहे हैं, या फिर v जीरो चल रहा है, e नॉन जीरो चल रहा है, या फिर v आपका नॉन जीरो हो गया, e जीरो हो गया। ये सारी पॉसिबिलिटीज ओपन है। किसी भी एक का जीरो या नॉन जीरो होना दूसरे के बारे में कुछ भी इंप्लाई नहीं करता। तो ये एक सिचुएशन अपन ने देखी थी। इन केस आपको कोई अरेंजमेंट गिवन है जिसमें इस तरह का सिचुएशन मान लो बनता है, जैसे अपन जो सॉल्व कर रहे थे एग्जांपल्स, उसी में ही एक ये बात ऐड कर लेते हैं। तो लेट्स से अगर ये चार पार्टिकल्स अपन ने कंसिडर किए एंड वी हैव दीज चार्जेस एज q, 3q, 5q एंड 2q, एंड फर्दर अपने को ये बता रखा है कि सेंटर से ये डिस्टेंस अपना स्मॉल r है, ठीक है। इस तरह का अगर कोई अरेंजमेंट है दैट वी हैव 4 चार्जेस और सेंटर पे मेरे को नेट पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। इस केस में सेंटर पे मुझे नेट पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। तो पहली चीज जो अपन नोटिस कर रहे हैं कि यार सारे चार्जेस का सेंटर से डिस्टेंस सेम है ना, ये सारे चार्जेस इक्वी डिस्टेंट हैं सेंटर से। अब जैसे मान लो अगर ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये Q1, Q2, Q3, Q4 ये नाम होता है इनका, तो आप इसका पोटेंशियल का वैल्यू लिखने वाले थे KQ1 बाय आर प्लस KQ2 बाय आर। यही वाली आपकी 3 and 4 के लिए भी चलती, तो KQ2 बाय आर, KQ3 अपॉन आर, द डिस्टेंसेज आर ऑल द सेम। इसमें अपन अग्री कर रहे हैं सब, है ना। अगर ये चारों चार्जेस, वी कैन सी दैट चारों चार्जेस सेंटर से इक्विडिस्टेंट हैं, तो ऐसे केस में KQ1 बाय आर, KQ2 बाय आर, 3 बाय आर, 4 बाय आर ये हुआ। अब ऐसे अरेंजमेंट्स में बच्चों क्या होगा, K बाय आर तो आप कॉमन ले लोगे और अंदर आपके पास बचा हुआ है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 विच इज द समेशन ऑफ Q, है ना। दिस इज K इंटू समेशन ऑफ Q बाय आर। ये हम कब अप्लाई कर पाएंगे, when the point of interest is equidistant from all the charges। अब सारे चार्जेस से आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सेम दूरी पे है, तो ऐसे क्या आप जब KQ1 बाय आर, Q2 बाय आर ऐसे करोगे तो उसमें R वाला फैक्टर आपका कॉमन आ रहा है और अंदर आपके पास समेशन ऑफ Q बचने वाला है। तो इस केस में समेशन ऑफ Q कितना हुआ, 11R। तो ये आपका K टाइम्स 11Q बाय R, ये सिचुएशन बन गई। देखो समझे क्या आप, ठीक है। बस ये पॉइंट अपन तब अप्लाई कर रहे हैं जब ये इक्विडिस्टेंट वाली बात हमें दिख रही है।
ये बहुत सारे केसेस में अपने को काम में आएगा, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे अपन. If all the charges are equidistant from the point of interest, in that case the potential it's directly k into summation of q by r. ठीक है, करना वही है, आप सारे चार्जेस का एक एक करके पोटेंशियल लिख रहे हो. जब r की वैल्यू सेम है तो आपका ये k by r जो है वो कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में आपके पास q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस q4 बच रहा था, उसको अपने समेशन ऑफ चार्जेस मतलब टोटल चार्ज प्लेस कर लिया. तो यहां पे वो टोटल चार्ज आपका 11q था, तो इट इज डायरेक्टली k 11q by r, है ना. मतलब अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बने, देखो लेट्स से वी हैव 6 पॉइंट चार्जेस, 3q 4q minus 2q minus q minus 3q by 2 तो इस केस में आपका रिजल्ट जो आएगा वो 0 आ जाएगा. जैसे अब ये अपन डेटा अगर देखें तो हमें 6 चार्जेस दिए हैं. क्यूब के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो 8 चार्जेस की बात करें, सारे वर्टेक्स पे चार्ज रखे, नॉट नेसेसरी. तो कह रहा है कि भाई 6 चार्जेस हैं, 3q 4q माइनस 2q माइनस q माइनस 3q by 2 माइनस 5q by 2, ये 6 पार्टिकल्स लिए, और बोल रहा है कि आउट ऑफ द 8 वर्टिसेस, एक क्यूब के 8 वर्टिसेस में से कोई से भी 6 पर ये चार्जेस प्लेस कर दिए, और फिर मुझे सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है. तो क्या ये वाला क्वेश्चन इस कहानी में बिलोंग कर रहा है क्या, है ना. जब सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है दैट मींस ये 8 में से कोई भी 6 वर्टिसेस पे आप चार्ज रख दो, सेंटर से हर वर्टेक्स का डिस्टेंस सेम है. तो जैसे ही आपको दिख रहा है कि यार ये सारे चार्जेस इक्विडिस्टेंट वाला मैटर आ रहा है ना, इन दैट केस आप सीधा पहले समेशन ऑफ क्यू को देखिए. ठीक है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट मेमोराइजिंग कि मैं कितने कितने अलग अलग पैटर्न याद करूं आपके, ये सब आपका धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन से, प्रैक्टिस से बड़े आराम से चीज सेटल हो जाती है. कि जैसे ही आप पोटेंशियल वाले डोमेन में आए, आपको ध्यान आया कि सर इसमें डायरेक्शन का चक्कर नहीं होता, सब डिस्टेंसेस देखने होते हैं. जब सारे चार्जेस का हमारे इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस है तो सब में KQ by R आना है. तो क्यों ना मैं K by R कॉमन ले लूं और फिर वो समेशन ऑफ चार्ज चेक कर लूं एक बार. तो इसमें समेशन ऑफ Q कितना हो रहा है, इट्स 0. जैसे ही आप ये सारे चार्जेस ऐड कर रहे हो तो ये आपका -1.5 एंड -2.5 मिलकर -4 हो गया. तो ये -4Q इस 4Q से कैंसिल हुआ, ये दोनों मिलकर -3Q और ये +3Q आपका 0 हो रहा है. तो सिंस नेट चार्ज इसमें 0 है तो सेंटर पे आपका नेट पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा. अच्छा, वो सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, इट विल बी √3a/2. ठीक है, वो आपका सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस मतलब बॉडी डायगोनल का आधा है, तो दैट वैल्यू विल बी √3a/2.
हाँ जी, यहाँ तक ऑल ओके, ठीक है। राइट, तो अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो अपन पिक कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए पॉइंट पार्टिकल सिचुएशन नहीं है ना, अब यहाँ से अगेन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, ऑल्दो फॉर्मूला बेस्ड हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स पोटेंशियल से जब सवाल बनता है तो या तो एक्सेलरेटिंग वाला जो पॉइंट था ना कि वी वोल्टेज से एक्सेलरेट किया है, उनसे रिलेट करते हुए, या फिर ये जो अब सिचुएशंस बता रहा हूं आपको, रिंग, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, इनसे रिलेटेड रेशियो वाले क्वेश्चंस या इनसे रिलेटेड ग्राफ वाले प्रॉब्लम्स, ये काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ध्यान से समझेंगे। अपना पहला सिचुएशन पिक कर रहे हैं, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। सो पोटेंशियल ऑफ अ रिंग, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म देख लेंगे अभी। राइट, तो इस केस में सिचुएशन मान लो अगर अपन सेम ले रहे हैं जैसा अपन एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिया था कि अपन कैपिटल क्यू चार्ज इस रिंग पे रखा, आर इसका अपने को रेडियस गिवन है, सेंट्रल एक्सिस पे अपन एक्स दूरी पे गए, दिस इज आर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो पॉइंट पी पे मुझे इस रिंग के कारण पोटेंशियल निकालना है, क्यू चार्ज है, आर रेडियस है, सेंट्रल एक्सिस पे एक्स दूरी, मेरे ख्याल से फोटो सबको याद है ना। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो उसमें पावर जो है वो 3/2 बन रहा था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में भी एक एक्स चल रहा था, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा था तो वो 0 था, प्लस माइनस आर बाई रूट 2 पर मैक्सिमम फील्ड आई थी, वो सारे फंडे अपन ने देखे हुए। अब सेम डायग्राम अपने सामने आया कि यार सेंट्रल एक्सिस पे एक्स दूरी पे जाके मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो ऑफ कोर्स फील्ड की कहानी में तो फिर से वेक्टर्स, डायरेक्शन, वो सब आए होंगे। अब यहां तो उस चीज का चक्कर है नहीं, तो मुझे बताओ क्या यहां पर जिन पार्टिकल्स का भी मेरे को पोटेंशियल निकालना है इधर, वो सब उस जगह से इक्विडिस्टेंट है क्या? रिंग के सारे पार्टिकल्स हमारे इस पॉइंट पी से इक्विडिस्टेंट इस प्लेन में रिंग है ना। अगर आप ये रिंग मान लो आपकी तरफ फेसिंग होता, ये रिंग आपकी तरफ फेसिंग है और इस जगह पे मैंने ये पार्टिकल ले रखा है, अब सोचो इस पार्टिकल का रिंग के किसी भी जगह से आप देखोगे तो डिस्टेंस सेम आ रहा है। अग्री कर रहे हो? कितना है वो सेम? कितना? इट्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, है ना। ये आपका आर हो गया, ये एक्स हो गया, तो ये डिस्टेंस जो आएगा दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो रिंग के सारे पार्टिकल्स उस पॉइंट पी से इक्विडिस्टेंट हैं, ये अपन अग्री कर गए अब तो। और वो डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है। और अभी अभी अपनी बात हुई कि अगर सारे लोग इक्विडिस्टेंट हो तो आप v को लिख सकते हैं k इंटू समेशन ऑफ q बाय r। तो यार यहां समेशन ऑफ q कितना है? कैपिटल Q है, और k इंटू समेशन ऑफ q बाय r में स्मॉल r कितना है? इट इज अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया। अब इसमें कहानी इसलिए आसान होती चली जाएगी कि वेक्टर्स का कुछ करना ही नहीं है, कोई ये कंपोनेंट्स ऐड कर लो, वो कंपोनेंट सबट्रैक्ट कर लो, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। आप सीधा एक स्केलर ऐड कर रहे हो तो नॉर्मल वैल्यूज बस के क्यू बाय आर करते करते ऐड कर लेंगे। पॉइंट समझे अपन ने? एक तो ये नोटिस किया कि इस रिंग का हर एलिमेंट पॉइंट पी से इक्विडिस्टेंट है।
ओके, तो समेशन ऑफ क्यू अगर देख रहे हैं तो इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका चार्ज मिलाकर आपका कैपिटल क्यू आ जाएगा, और स्मॉल आर की जगह आपने मुझे बताया दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। बस यही आपका फॉर्मूला बन गया। द पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग इट्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, एक तो न्यूमरेटर में x नहीं है फील्ड की तरह, और डिनोमिनेटर में पावर 3/2 नहीं है, रूट आ रहा है यहां पे, हाफ पावर आ रही है, 3/2 नहीं आ रहा है। तो इट्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अच्छा, फिर इसके बारे में जो स्पेशल पॉइंट्स हैं वो अपन देखें तो एक चीज तो ये कि यार अगर मैं सेंटर पे देख रहा हूं तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो थी, बट ऑब्वियसली पोटेंशियल जीरो नहीं होने वाला। पोटेंशियल जीरो हो ही नहीं सकता था बिकॉज सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, है ना। रिंग के ऊपर सब पॉजिटिव चार्ज फैला रखा है, एंड वी नो दैट अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैन नेवर क्रिएट अ जीरो पोटेंशियल एनीवेयर एक्सेप्ट इंफिनिटी। तो ये सब पॉजिटिव चार्जेस मिलकर थोड़ी आपस में एक दूसरे का पोटेंशियल कैंसिल कर देंगे। तो x इक्वल टू 0 सेंटर पे अगर देख रहे हैं, यहां x इक्वल टू 0 रखो तो आपका v का वैल्यू जो आ रहा है दैट इज जस्ट k क्यू बाय आर। तो सेंटर पे आपका k क्यू बाय आर आ गया। अच्छा, फर्दर अपन देखें, इसमें अगर मुझे v वर्सेस r प्लॉट करना है एंड मान के चल रहे हैं कि इट्स अ पॉजिटिव रिंग, तो ये v वर्सेस x, ठीक है, v वर्सेस x प्लॉट करना है और पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, तो ग्राफ कहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ग्राफ का शेप बताओ, ऐसे हाइपरबोलिक फैशन में ड्रॉप होगा। x इक्वल टू 0 पे अपन देखें तो x इक्वल टू 0 पे v का वैल्यू k क्यू बाय आर है। तो x इक्वल टू 0 पे मैं ग्राफ यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूं, ये k क्यू बाय आर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और फिर वो हाइपरबोलिक शेप कह रहे हो क्या, यहां से शुरू करके फिर वो हाइपरबोलिक पैटर्न में नीचे ले जाऊं, ऐसा क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब आपको ये दिख रहा है कि x अगर इंफिनिटी हुआ तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, है ना। अगर यहां आप x का वैल्यू इनफाइनाइट प्लेस कर दोगे तो आपका v का वैल्यू जो आएगा वो जीरो आएगा। एंड वी नो दैट ये वाला नेचर अगर मिल जाता है तो हम हाइपरबोलिक शेप दे पाते हैं। तो ऐसे केस में ये यहां से स्टार्ट करके उसी फॉर्मेट में डिक्रीज होता चला गया। पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग के लिए बनाया है हमने। राइट, फिर नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये कि यार मुझे बताओ, ये फॉर्मूला अप्लाई होने के लिए, आराम से सोच के बोलेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई होने के लिए रिंग का यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। मतलब अगर मैं ऐसा करूं कि इस रिंग में 3/4 ऑफ द रिंग पर कैपिटल क्यू चार्ज फैला दूं और बचे हुए 1/4 को चार्ज ही नहीं दूं, तो भी फॉर्मूला ये रहेगा, है ना। ये सारा चार्ज जो है वो केवल सेमी सर्किल को दे दूं, आधा सेमी सर्किल खाली छोड़ दूं, तो भी ये रहेगा, बिकॉज जितने भी पार्टिकल्स को आप चार्ज दोगे वो पॉइंट P से अभी भी ये सेम स्मॉल r पे ही रहेंगे। समझे क्या? ये देखो, ये अभी इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में अपन ने देखा था कि ये जो ये चार्जेस 6 जो थे, ये मैंने 8 में से कोई भी 6 वर्टिसेस पे रखा था, और कोई से भी 6 पे रखोगे। अच्छा 6 छोड़ो, आप इन 6 को 5 पे रखो, मान लो किसी एक वर्टेक्स पे 2 रख दो, तो भी आपका आंसर सेम रहना है। 6 के 6 एक ही वर्टेक्स पे रख दो तो भी सेम रहना है। ऐसा मतलब क्यों सेम क्यों रह रहा है? बिकॉज डिस्टेंस नहीं बदल रहा ना, जितने भी लोग हैं वो पॉइंट P से तो अभी भी उतने ही डिस्टेंस पे हैं। तो ऐसे केस में जब तक आपका वो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तब तक फॉर्मूला चेंज होने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। तो ऐसे केस में अगर आप ये सारा चार्ज, बच्चों अपन ने देखा इस रिंग के सभी लोग पॉइंट P से इस डिस्टेंस पे थे। अब आपने बोला कि साहब मैं तो ना ये पूरी रिंग को चार्ज ही नहीं दूंगा, मैं केवल इतने पोर्शन को चार्ज दे रहा हूं, तो ये वाला पोर्शन भी पॉइंट P से अभी तो वही डिस्टेंस पे है, तो आप नीचे वाले पोर्शन को चार्ज नहीं भी दे रहे, हमने तो यूज ही नहीं किया उसको। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉसिबल नहीं था, है ना, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या सब डायरेक्शन का खेल था कि सर
ये वाला चार्ज जो है वो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, फिर इसके सामने वाला चार्ज इधर फील्ड बनाएगा, इनके कुछ कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, कुछ ऐड हो जाएंगे, तो वहां तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बिना फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ रिंग में अपना मेंशन था, हेडिंग में मेंशन था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, क्योंकि यहां पे केवल पोटेंशियल ऑफ अ रिंग बोलकर काम चला रहे हैं। ठीक है, सो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल इवन इफ द चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉन यूनिफॉर्मली छोड़ो, ये सेमी सर्किल होता तो भी यही फॉर्मूला होता, मतलब आधी रिंग होती ही नहीं, चार्ज तो नहीं है वो, छोड़ो है ही नहीं। क्वार्टर सर्किल होता तो भी सेम फॉर्मूला, 60 डिग्री का आर्क बनाया होता तो भी सेम फॉर्मूला। और लॉजिक क्या है? डिस्टेंस तो वो का वही है ना, वो सारे पार्टिकल्स तब भी आपके पॉइंट पी से उतने डिस्टेंस पे आ रहे हैं, तो फर्क पड़ने वाला ही ना, तो आपका ओवरऑल वर्किंग सेम रहा। जिस तरह से आपने पूरे रिंग को सॉल्व किया है उसी तरह से आप क्वार्टर सर्कल को भी सॉल्व करोगे, उसी तरह से आप सेमी सर्किल को भी सॉल्व करोगे। समझ में आया क्या ये? है ना, अगर मैं फिर से देख लो फोटो, आग सिर्फ ऐसा ही किए, सेमी सर्किल आप देख रहे हो, ठीक है, और मैंने आपको बोला कि यहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है। अब वी नो दैट पोटेंशियल निकालना है, और क्या इस सेमी सर्किल के सभी लोग इससे इक्विडिस्टेंट है? बिल्कुल। कितना है? वही आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और जब भी इक्विडिस्टेंट वाली बात आ जाए तो फॉर्मूला क्या है? K इंटू समेशन ऑफ Q बाय R। समेशन ऑफ Q में क्या है? सेमी सर्किल चार्ज उठा लेंगे। ठीक है, तो दिस फॉर्मूला, ये रिंग वाला फॉर्मूला तो चल नहीं पाता था ना हर जगह, तो रिंग के लिए फिर अलग लिखा था अपन ने, वो लैम्डा एंगल वाला आर्क का फॉर्मूला बोलो, 2K लैम्डा बाय R इंटू साइन अल्फा बाई 2 या थीटा बाई 2, अल्फा बाई 2, अल्फा लिखा था अपन ने। तो अगर कोई अल्फा एंगल सबटेंड करने वाला आर्क है तो वहां पूरा का पूरा रिंग का फॉर्मूला थोड़ी चलता था, वहां फिर नया फॉर्मूला था अपना 2K लैम्डा बाय R साइन अल्फा बाई 2। पोटेंशियल में चलता है, जो रिंग का फॉर्मूला है वही सेमी सर्किल का है, वही क्वार्टर सर्किल का है, वही आर्क का है। राइट, तो ये एक सिंपल सा पॉइंट अपना ऐड हो गया दैट रिंग के केस में द पोटेंशियल इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। सेंटर पे के क्यू बायर हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी दिख रही है इसलिए हाइपरबोलिक शेप अपने को मिल गया। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नेसेसरी नहीं है बिकॉज केवल डिस्टेंस देखना था, कोई साइन वेक्टर्स डायरेक्शन वो सब इन्वॉल्व नहीं थे। और सेमी सर्किल होता, क्वार्टर सर्किल होता या आर्क भी होता, आपका फॉर्मूला सेम रहेगा। मतलब बेसिकली क्या होता है, देखो इस तरह के टॉपिक्स में जैसे आपने एग्जाम में देखा कि यार सेमी सर्किल या रिंग या इनके पोटेंशियल के बारे में सवाल आया है, तो एक्चुअली बात सिर्फ ये नहीं कि आपको केवल ये फॉर्मूला याद आया, अपने को उस रिंग से रिलेटेड पूरा डोमेन याद आना चाहिए।
जैसे ही आपने सोचा, ऐसे रिंग के बारे में अभी सारी कहानी आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, तो आपको रिंग के बारे में पूरा डोमेन ध्यान आ गया कि यार रिंग के केस में फोटो याद आ गई सबसे पहले, फिर फॉर्मूला याद आया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, फिर ध्यान आया कि सर ने बोला था कि न्यूमरेटर में x नहीं आता है और डिनोमिनेटर में पावर 3/2 नहीं आती है इस केस में, फिर ध्यान आया कि इसमें x 0 रखने पे जीरो पोटेंशियल नहीं मिलेगा, के क्यू बाय आर आएगा, इन्फिनिटी पे जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा, उसके हिसाब से ग्राफ ध्यान आ गया, फिर बोला कि इसमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मना किया था, इसमें काम का नहीं है, सेमी सर्कल होता क्वार्टर सर्कल होता तब, मतलब सारा पॉइंट अपने को ध्यान आया, और फिर उस क्वेश्चन को अपन अटेम्प्ट ले रहे हैं कि भाई अब बोल क्या बोल रहा है। और ये कोई बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब नहीं है, मतलब अगर आपका रिवीजन जो है, आपका पकड़ जो है वो थियोरी पे ठीक है ना, तो लिटरली जैसे ही आप पोटेंशियल ऑफ अ रिंग से रिलेटेड बात सुन रहे हो, ऑटोमेटिकली सारी कहानी आपके मन में घूम रही कि भाई इसके अंदर से इसने क्या पूछा हुआ भी देखता हूं। ठीक है, जैसे मान लो अगर इस केस में मैं दो पॉइंट्स इसमें मार्क कर लेता हूं, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड बी, क्यू चार्ज अपने कंसिडर किया, आर रेडियस अपने को गिवन है, एंड देन लेट्स से डिस्टेंसेस अपने को बता रखे हैं, सेंटर से ए का डिस्टेंस जो आएगा दिस इज लेट्स से √3r, और सेंटर से बी का डिस्टेंस अपने को √8r दे रखा है, एंड वी नीड टू फाइंड VA माइनस VB। हमें दो पॉइंट्स A और B जो हैं इनमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये सॉल्व करो आप लोग फटाफट। हाँ, VA माइनस VB कितना? माइनस के क्यू बाय 6r, के क्यू बाय 6r प्लस में के क्यू बाय 6r आ जाएगा, प्लस में आएगा बिल्कुल। बताओ इधर आंसर आया कि नहीं? हो गया? आप लोग बोलो, नैवेद्य समझ में आ रहा है आपको? पक्का? मुझे फीलिंग नहीं आ रही कि ऐसा कुछ समझ में आ रहा है आपको। आ रहा है तो सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। आप लोग बताइए इस रो में समझ आ रहा है? क्लास सुनते हो? पक्का? राइट, तो ऑब्वियसली बहुत सिंपल सिचुएशन है। अपन को पॉइंट ए और बी दो जगह के पोटेंशियल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर लेना है, सिंपल कैलकुलेशन बनानी है। तो जस्ट पॉइंट ए का पोटेंशियल जब अपन लिख रहे हैं, फॉर्मूला हमारे पास वही के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट चल रहा है। तो दिस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पॉइंट ए के लिए दैट एक्स, दैट डिस्टेंस इज √3r, और जब वो एक्स स्क्वायर करना है, √3r का स्क्वायर करना है, तो ये 3r स्क्वायर इसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, ये आपका 4r स्क्वायर का अंडर रूट हो गया, विच इज 2r,
तो दैट वैल्यू इट बिकम्स के क्यू बाय 2r। राइट, सिमिलरली अपन पॉइंट बी के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला वही के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब पॉइंट बी के लिए x का वैल्यू जो है वो √8r है, वो x स्क्वायर अपन को प्लेस करना है, तो ये 8r स्क्वायर प्लेस हो रहा है, 9r स्क्वायर का अंडर रूट ले रहा हूं तो 3r हो गया, दिस इज के क्यू अपॉन 3r। और फिर जब VA माइनस VB कैलकुलेट हो रहा है तो वो VA माइनस VB आपका के क्यू बाय 6r आ जाएगा। देखो क्लियर है यहां तक, ठीक है? राइट, तो रिंग से रिलेटेड मैटर अपन ने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं, जस्ट एक ऐसा सिचुएशन पिक करते हैं जहां ऐसे कोई डायरेक्टली फॉर्मूला मान लो अप्लाई नहीं हो रहा हो, अपन कोई कहानी सेटअप करनी पड़े। मान लो एक रॉड दे दिया आपको, राइट, तो एक रॉड अपन ने कंसिडर किया, कैपिटल क्यू चार्ज और एल लेंथ का अपन रॉड ले रहे हैं, और इस रॉड की वजह से पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना सेटअप होगा वो अपन को निकालना है। अब हम जानते हैं कि रॉड का पोटेंशियल फॉर्मूला तो हमारे डेटाबेस में है नहीं, ठीक है? और अभी तक अपन देखें तो या तो हम पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल जानते हैं या रिंग का जानते हैं बस, ठीक है? तो रिंग वाली बात तो ऑब्वियसली अप्लाई हो नहीं रही है, और पॉइंट चार्ज के थ्रू इसको मैनेज करना होगा ना। आप सुनना मेरी बात ध्यान से बच्चों, ऐसे केसेस जहां आपका डायरेक्टली कोई फॉर्मूला यूज ना हो रहा हो, जहां आपको ये फीलिंग आ जाए कि यार इसका फॉर्मूला मेरे डेटाबेस में नहीं है, इसका फॉर्मूला मैंने याद नहीं किया हुआ है, तो ऐसे केस में आपके पास अल्टीमेट जुगाड़ जो बचेगा वो इंटीग्रेशन ही बचेगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को मैनेज करने का, इंटीग्रेशन बनाने का तरीका क्या है, वैसे हमने पहले भी इस तरह का पॉइंट सुना हुआ है, समझा हुआ है, एक बार वापस से आप समझ लीजिए। जब आप पॉइंट पी पर इस रॉड के कारण पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो, तो क्या ये अलाउड है क्या कि मैं इस पूरे रॉड को हटाकर इसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दूं? अलाउड है? नहीं है, बिकॉज वो डिस्टेंसेस वगैरह चेंज हो जाएंगे। वी नो दैट कि ये पूरे इलेक्ट्रोस्टैट्स में, ग्रेविटेशन में, इन सारे केसेस में मैंने कहा था कि पॉइंट चार्ज रिप्लेसमेंट सिर्फ किनका हो सकता है? स्फेरिकल बॉडीज का हो सकता है। भाई स्फेरिकल बॉडीज का सिमेट्री बिल्कुल वैसे ही होता है जैसका पॉइंट चार्ज का होता है। बाकी रॉड, रिंग, डिस्क, शीट, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इनको आप सेंटर ऑफ मास से पॉइंट चार्ज से रिप्लेस करके सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज सिमेट्री मैच नहीं करेगी। तो इस पूरे को हटाकर सेंटर से रिप्लेस कर दो, ये सब नहीं चलेगा। तो अब वापस से अपने समझा कि सर एक तो रिंग का फॉर्मूला आता है, वो तो लग नहीं सकता, दूसरा पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आता है, उसी को फिट करने की ट्राई करें। तो ऐसे केसेस में यू कैन कंसिडर दिस रॉड to be made up of infinite number of point particles। बहुत सारे point particles में तोड़ देते हैं इस रिंग को अपन। अच्छा, वो जो बहुत सारे point particles हैं, let's say हर point particle का लेंथ dx है, तो ये dx, dx, dx ऐसे छोटे छोटे लेंथ मिलकर कैपिटल L लेंथ बना हुआ है, ठीक है? तो मुझे इन सारे स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स का पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच ही होता है कि आप पॉइंट P से किसी भी एक जनरल डिस्टेंस x पे आते हो, ठीक है? जिस जगह आपको फील्ड निकालनी है, ये सेम क्वेश्चन फील्ड का भी हो सकता था, और उसका भी मेथड वही होगा, बस वहां फील्ड का फॉर्मूला लग जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर लग जाएगा। तो पॉइंट P पे जब मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, आराम से तसल्ली से सुनेंगे, पॉइंट P पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है पूरे रॉड की वजह से। मुझे लगा कि मुझे पॉइंट पार्टिकल का ही आता है, तो मैं इस रॉड के बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट पार्टिकल जो है ना, उन सब का पोटेंशियल पॉइंट P पे निकालूं और उन्हें ऐड कर दूं, तो टोटल आ जाना चाहिए। तो मैं पॉइंट P से किसी भी रैंडम डिस्टेंस x पे गया, और वहां रैंडम डिस्टेंस x पे जाके मैंने dx लेंथ का एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया, जो हम स्मॉल एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, एंड दिस स्मॉल एलिमेंट इज नाउ अ पॉइंट पार्टिकल, है ना? उसका लेंथ क्या लिया है? dx लेंथ का वो एलिमेंट लिया है अपन ने। सो लैंग्वेज अपना ये है, कंसिडर a small element
of length dx at a distance x from P. ओके राइट, फिर इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पे इंटीग्रेशन का माहौल सेटअप करना है आपको, तो आप पहले x डिस्टेंस पे गए, dx का एलिमेंट लिया। ये बड़ा कॉमन स्टेटमेंट आपको बार बार अब आगे मिलेगा, x पे जाके dx का एलिमेंट, कि जनरल x पे गए, dx का एलिमेंट बनाया। तो ये x तो आपका वो डिस्टेंस हो गया, और dx क्या है? द लेंथ ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, अब ये जो स्मॉल एलिमेंट dx है, उस स्मॉल एलिमेंट का चार्ज कितना होगा, dq का वैल्यू कितना होगा वो बताना है। dq तो सिंबल हो गया उसका, dq का वैल्यू छोटे से एलिमेंट पे कितना चार्ज है वो बताना है। तो यार इस कंप्लीट रॉड पे अपन देखें तो इस पे l लेंथ में q चार्ज फैला हुआ है, तो इसके l लेंथ में अगर q चार्ज है तो यूनिट लेंथ में q बाय l हो जाएगा, और q बाय l अपना लैम्डा होता था, ध्यान आ गया है ना, द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो L लेंथ में अगर Q चार्ज है तो यूनिट लेंथ में Q बाय L हो गया, और यूनिट लेंथ में अगर Q बाय L है तो dx में कितना होगा, तो Q बाय L इंटू dx, लैम्डा dx। तो dq जो होगा दैट्स लैम्डा dx या Q बाय L टाइम्स dx। अब ये अपने एक्सपीरियंसेस में एडेड होना चाहिए। सुनो मेरे बात ध्यान से, जब भी आप लीनियर चार्ज डेंसिटी वाले एलिमेंट्स लोगे और उस एलिमेंट का चार्ज dq आपको लिखना होगा, तो उसमें अच्छा लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब सिंबल कौन, लैम्डा। लैम्डा का मतलब है द चार्ज पर यूनिट लेंथ, और यूनिट लेंथ में अगर लैम्डा चार्ज है तो dx में कितना होगा, लैम्डा dx। तो जब भी लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला एलिमेंट लोगे तो dq की वैल्यू होगी लैम्डा dx, dq का वैल्यू आएगा लैम्डा dx। जब भी सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला एलिमेंट लोगे, सिग्मा है ना, जहां पे एरिया एलिमेंट ले रहे हो आप, तो वहां पे सिग्मा का मीनिंग होता था चार्ज पर यूनिट एरिया, तो वहां पे dq कितना हो जाएगा, सिग्मा dA है ना। अपन एक बारी और रिकॉल करेंगे तो लैम्डा का जब डिस्कशन हुआ था, लैम्डा सिग्मा और रो, तो लैम्डा अपन ने एक तो लिखा था q बाय l, साथ में लिखा था dq बाय dl। लैम्डा इज dq बाय dl, रीअरेंज करो तो dq कितना आ रहा है, लैम्डा dl, लैम्डा dl, dq इज लैम्डा dl। फिर सिग्मा जब लिखा था तो सिग्मा था q बाय a और dq बाय da, तो dq कितना हुआ, सिग्मा da, और रो क्या था, q बाय v या फिर dq बाय dv, तो वहां से dq कितना आया, रो dv। मतलब ये बहुत कॉमन रिजल्ट बन जाना चाहिए अपने लिए कि dq कैन बी रिटन एज लैम्डा dx या सिग्मा da या रो dv, डिपेंडिंग ऑन कि आप एलिमेंट कौन सा ले रहे हो। आप लीनियर एलिमेंट ले रहे हैं तो लैम्डा dx है, आप एरिया एलिमेंट ले रहे हैं तो सिग्मा da है, और आप वॉल्यूम एलिमेंट ले रहे हैं तो रो dv है। जब भी मौका आएगा तो मैं बताऊंगा कि वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, एरिया एलिमेंट क्या होता है, पर अभी हमारे पास लेंथ एलिमेंट है। ओके, तो dq मिल गया। तो दिस dq इज द चार्ज ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट। dx जो अपन ने निकाला है ना, उस एलिमेंट का चार्ज आया है। अब क्या नेक्स्ट क्या करूं, अब इसका पोटेंशियल लिख लेते हैं, और ऐसे एक एलिमेंट का पोटेंशियल मिल गया तो उसको इंटीग्रेट करके सबका निकाल लेंगे। तो उस एक एलिमेंट का पोटेंशियल dv इट्स kq बाय r, तो kq में चार्ज तो dq है। अच्छा, kq बाय r में r कितना लिखूं, x हो जाएगा। जिस स्मॉल एलिमेंट का आप पोटेंशियल लिख रहे हो वो पॉइंट P से x डिस्टेंस पे है, तो kq बाय r, k dq बाय r, ये लिख दिया अपन ने। यहां तक ओके है ये, ठीक है। इसके आगे तो केवल मैथ्स बची, बस केवल यहीं तक फिजिक्स का अपना रोल था, इसके आगे तो मैथमेटिक्स चलने वाली है बस। तो आपने पहले x दूरी पे आप गए पॉइंट P से, वो x डिस्टेंस पे जाके कोई सा भी एक एलिमेंट आपने निकाल लिया, स्मॉल एलिमेंट dx लेंथ का। आपने बोला कि सर मैं इस छोटे से एलिमेंट का पोटेंशियल निकाल लूंगा और ऐसे सारे स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स का पोटेंशियल में ऐड कर लूंगा। अच्छा, ये एडिशन नॉर्मल सिग्मा से क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज पता नहीं है कि कितने एलिमेंट्स होंगे, है ना। इसको आप कितने एलिमेंट्स में तोड़ पाओगे, इट्स ऑलवेज इनफाइनाइट। तो ऐसे केस में विल हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन, आप नॉर्मल सिग्मा कर नहीं पाएंगे। तो आपने स्मॉल एलिमेंट का
चार्ज पता कर लिया, उसका चार्ज अगर डी क्यू है तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल के क्यू बाय आर होता है, तो ये के क्यू बाय आर, वो वैल्यूज अगर अपन प्लेस कर लें तो दिस इज के क्यू बाय एल डी एक्स, तो ये सब्स्टिट्यूट कर लिया अपन ने डी क्यू को, और फिर अपन v का वैल्यू निकाल रहे हैं तो अपन इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, दिस इज के क्यू बाय एल इंटू 1 बाय एक्स डी एक्स, यही सब कुछ लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन। अब लिमिट्स मुझे बताओ क्या आएंगी? ओके सॉरी माय बैड, इसमें ये वाला डिस्टेंस जो है वो अपने को a दे रखा है। अब लिमिट्स क्या आएंगी? a से a प्लस एल या 0 से a प्लस एल। हम लिमिट्स कौन से वेरिएबल के लगा रहे हैं? x की लिमिट्स हैं, है ना। ऑब्वियसली यहां पे आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज x, तो आप लिमिट्स x की रख रहे हो, तो x जो है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा था? इस रॉड के अलग अलग एलिमेंट्स का पॉइंट P से डिस्टेंस। तो रॉड का पहला जो एलिमेंट है ना वो पॉइंट P से कितना दूर है? A, और आखिरी कितना दूर है? A प्लस एल। तो आपकी x की लिमिट्स क्या आ जाएंगी? A से A प्लस एल आएंगी, 0 से A प्लस एल नहीं आएंगी, 0 पे कोई एलिमेंट ही नहीं है ना। इस रॉड का कोई भी एलिमेंट पॉइंट P से 0 डिस्टेंस पे नहीं है। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द रॉड फ्रॉम P इज A एंड मैक्सिमम इज A प्लस एल। तो आपका लिमिट जो आना है वो A से A प्लस एल आना है। ओके देन के क्यू बाय एल ये एज इट इज रह गया। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन ln x हो गया, तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन अपन ने ln x किया, लिमिट्स यहां पे a से a प्लस एल रखी। अब ये जब भी इंटीग्रेशन इस तरह का आए, आगे के लिए अपने एक्सपीरियंसेस में ऐड कर लोगे बच्चों। ln x a से a प्लस एल वो सब ठीक है, आपको ये बताया कि यार लिमिट जब प्लेस करूंगा हायर माइनस लोअर वगैरह करते हुए, तो हो जाएगा आपका ln, पहले अपर लिमिट रख रहा हूं a प्लस एल, फिर माइनस करते हुए लोअर लिमिट रखा तो ln a। अब ये log a माइनस log b इज log a बाई b, है ना। log a माइनस log b आ रहा है तो log a बाई b है, मतलब ये वाला स्टेप आगे से लिखने की नीड नहीं आए, अपन डायरेक्टली मेंशन कर पाए इस के क्यू बाय एल ln a प्लस एल अपॉन a। अब ये स्टेप के बाद डायरेक्टली ये आना चाहिए थॉट में। हाँ जी क्लियर, ठीक है। तो अपन ने x पे जाके एक स्मॉल एलिमेंट लिया, कोई भी जनरल डिस्टेंस x पे हम गए, वहां पे एक स्मॉल एलिमेंट निकाला, उस स्मॉल एलिमेंट का चार्ज अपन ने dq लिख लिया, दैट dq इज की यूनिट लेंथ में अगर q बाय एल चार्ज है तो dx लेंथ में कितना होगा, तो q बाय एल इंटू डी एक्स। उस स्मॉल एलिमेंट के कारण कितना पोटेंशियल आएगा, तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाया के क्यू बाय आर, उसका चार्ज उसका डिस्टेंस, dq का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और बोला कि ऐसे सारे स्मॉल एलिमेंट्स का पोटेंशियल हमें ऐड करना है, इंटीग्रेट करना है बस। अब वो लिमिट्स जो लगानी थी उसमें देखना था कि एलिमेंट मिल कहां से कहां तक रहे हैं, तो सबसे क्लोजेस्ट एलिमेंट पॉइंट P से कितना दूर है, A, और फारदेस्ट वाला A प्लस एल, उसके हिसाब से लिमिट्स आई हैं। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन आपका ln x हो गया, उसमें आपने अपर एंड लोअर लिमिट प्लेस किए और ऑब्जर्व करके रख लिया कि हाँ सर ये वाला सिचुएशन जब भी आएगा ना हम डायरेक्टली ऑप्शन में ये चीज ढूंढ लेंगे, मतलब ये दोनों स्टेप अपन को ऑन पेपर लाने ही नहीं है। इसके बाद इमीडिएटली आप ढूंढ रहे हो ऑप्शन में कि ln a प्लस एल अपॉन a कहां पर मिल रहा है, वही मेरा आंसर है। समझ गए? ठीक है, ओके।
राइट तो ये पैटर्न अपन फील्ड में सॉल्व कर चुके हैं, बिल्कुल है ना, फील्ड में अपन ने सॉल्व किया हुआ है, पोटेंशियल में ट्राई कर रहे हैं। x इक्वल टू 0 पे आपको नेट पोटेंशियल निकालना है। टू के क्यू यार के क्यू बाई 2 के क्यू बाई 2 राइट तो रेगुलर सिचुएशन है, जस्ट अपन ये जो क्यू चार्जेस पड़े हुए हैं इन सब का मुझे x इक्वल टू 0 पे नेट पोटेंशियल निकालना है, राइट। फील्ड का कैलकुलेशन नहीं मांग रहा है, ये पोटेंशियल पूछ रहा है। पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं बहुत सारे, तो जस्ट आप प्लेस कर रहे हो इस क्यू चार्ज का 0 से डिस्टेंस जो है दैट इज 1, तो वही के क्यू बाय आर में के क्यू बाय 1 प्लेस किया। इस वाले चार्ज का ओरिजिन से डिस्टेंस 2 यूनिट्स है, 2 मीटर्स है, तो के क्यू बाय आर में ये 2 आ गया। सिमिलरली इसका डिस्टेंस 4 हो जाएगा, इसका डिस्टेंस 8 हो जाएगा, तो प्लेस किया। के क्यू कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में दिस इज 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 विच इज डेफिनेटली एन इनफाइनाइट जीपी। अच्छा, इनफाइनाइट जीपी विथ फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन रेशियो 1 by 2, तो वी नो दैट इनफाइनाइट जीपी का समेशन कितना, इट्स a अपॉन 1 माइनस आर। आपका इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का समेशन जो है दैट्स a अपॉन 1 माइनस आर। तो अपनी सिचुएशन में के क्यू तो ये एज इट इज रहा, फिर अंदर ब्रैकेट में आपका फर्स्ट टर्म a जो है दैट इज 1 और कॉमन रेशियो जो है दैट्स 1 by 2, दैट कम्स आउट एज 2 के क्यू। देखो आया समझ में, ठीक है। जस्ट ये सेम सीन अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया हुआ है सॉल्व, बस वहां पे वो के क्यू बाय आर स्क्वायर के क्यू बाय आर स्क्वायर करके अपन ने देखा था, तो उस तरह का इनफाइनाइट जीपी था। यहां पे इट वाज जस्ट के क्यू बाय आर। तो सबके लिए आपने इसका के क्यू बाय आर 1 मीटर डिस्टेंस, इसका के क्यू बाय आर में 2 मीटर डिस्टेंस, उसका 4 मीटर 8 मीटर सब्स्टिट्यूट किया है। ये अब पहचान ही लेते हैं अपन इनफाइनाइट जीपी है। ये पहला टर्म हो गया, कॉमन रेशियो आपका 1 by 2 बन रहा था एंड समेशन में वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वहां से 2 के क्यू आ रहा है। क्लियर है सबको, ठीक है। एक और सिचुएशन ट्राई करो, लिख लिया यहां तक। ओके
Okay, so we are given an infinitely large rod of linear charge density lambda and we to find the net electric field at point P. Point P पर net electric field calculate करना है. Point P उस एक end से small a दूरी पे है और ये rod ऐसे infinite तक stretch हो रही है. उसका एक end हमको पता है but दूसरा वो infinity तक जा रहा है और हमें इस पूरे का point P पर net electric field value निकालना है. अच्छा, ऐसे इस तरह के रॉड में कोई फॉर्मूला डायरेक्टली आता है आपको? नहीं आता है ना. अपनी कहानी में वो रिंग और वो वायर वाला सिचुएशन तो अलग था. यहां वायर से परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस पे जाना होता था. ऐसे वायर के अलोंग वाला कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, है ना. तो ये जो रिजल्ट है ये कोई फॉर्मूलाज में अपना फिट नहीं हो पा रहा है. दैट मीन्स फिर क्या, आपको इंटीग्रेशन से ही जाना है. पॉइंट पार्टिकल का सेटअप बनाकर इंटीग्रेट ही करना होगा. तो आप लो लिमिट्स और मतलब बेसिकली एलिमेंट लेने का तरीका वही है, एक्स पे जाकर डीएक्स का एलिमेंट करो ट्राई एक बार. k lambda by a. K lambda by a. नहीं, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो माइनस साइन का तो कोई सेंस बचेगा नहीं ना. मतलब अपन या तो वैल्यू बताकर राइट वर्ड्स कह पाएंगे या लेफ्ट वर्ड्स कह पाएंगे. k लैम्डा बाय a बच रहा है. राइट तो देखो अगेन इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका हमारा वो सेम रहेगा ना. अभी एक पैटर्न फिक्स कर लो मन में. जैसे अगर मैं आपको बोलता कि इस रॉड का ग्रेविटेशनल फील्ड निकालो तो वही मेथड वही है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है वही मेथड है. पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वही मेथड है. फील्ड कैलकुलेट करना है वही मेथड है. रॉड्स के केस में जब डायरेक्टली हमारे डेटाबेस में याद किया हुआ फॉर्मूला नहीं है, बस इस बात को समझिए, याद किया हुआ फॉर्मूला नहीं बताया आपको, तो ऐसे केस में ट्राई टू ब्रेक द स्ट्रक्चर इनटू पॉइंट पार्टिकल्स. छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करो. वो ब्रेक करने का तरीका कॉमन रहेगा. देखिए अपन पॉइंट पी से एक जनरल रैंडम डिस्टेंस x पे आ जाते हैं, ठीक है. और यहां पे x डिस्टेंस पे आकर ये x डिस्टेंस पे आके ये dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया. प्लान अपना क्या है? प्लान ये कि यार ऐसे सारे स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स का अपन वहां फील्ड निकालें. अच्छा यार, इसके ऊपर जितने भी स्मॉल एलिमेंट्स होंगे वो पॉइंट P पर एक ही डायरेक्शन में फील्ड बनाएंगे क्या? है ना. कौन सी डायरेक्शन? राइट वर्ड्स और लेफ्ट वर्ड्स? राइट वर्ड्स ही आएगा सबका. सिंस ये पॉजिटिव लैम्डा दे रखा है दैट मींस ये सब लोग पॉजिटिव चार्ज हैं. वापस से फील्ड वाले माइंडसेट से सोचो, है ना. फील्ड वाले माइंडसेट से सोचो. पॉजिटिव चार्ज का फील्ड हमेशा आउटवर्ड्स होता है, टुवर्ड्स द पॉइंट होता है. तो ये जो स्मॉल एलिमेंट आप लोगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर आउटवर्ड्स आना है, पॉइंट P की तरफ आना है. और सभी लोगों का फील्ड अगर पॉइंट P की तरफ आएगा तो नॉर्मली ऐड कर सकते हैं. इधर उधर होते तो हम सोचते कि सर वेक्टर एडिशन करो आप. ये तो सारे सेम डायरेक्शन के फोर्सेस हैं, फील्ड्स हैं, तो दे कैन बी एडेड डायरेक्टली. ओके, तो मेथड जैसे मैंने आपको बताया, अभी भले ही हम यूज्ड टू नहीं थे बट अब अपन को इस मेथडोलॉजी से यूज्ड टू रहना है कि जब भी ये रॉड वाले सिचुएशंस आ रहे हैं जहां आपको लग रहा है कि सर मेरे को फॉर्मूला नहीं पता है इसका डायरेक्टली, तो ऐसे केस में ब्रेक द रॉड इनटू पॉइंट पार्टिकल्स
और उसका बेस्ट तरीका क्या है, x पे जाके dx का एलिमेंट। ये स्टेटमेंट ही ध्यान रहना चाहिए, x पे जाके dx का एलिमेंट। तो यहां x पे डिस्टेंस पे गए और dx का एलिमेंट निकाला। अच्छा, अब ये dx एलिमेंट का चार्ज dq कितना होगा, लैम्डा dx। ये चीज अभी मैंने आपको ये याद कराया था कि जब भी लेंथ एलिमेंट है तो dq इज गोइंग टू बी लैम्डा dx। लैम्डा आपको दे रखा है, dx एलिमेंट आपने कंसिडर किया है। तो ये एक स्मॉल एलिमेंट का चार्ज मिल गया। अब क्या, अब इसके कारण कितनी फील्ड आएगी वो निकालें। प्लान अपना यही था कि स्मॉल स्मॉल एलिमेंट की फील्ड निकाल कर ऐड करेंगे। तो एक स्मॉल एलिमेंट के कारण कितनी फील्ड आ रही है, dE पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है kq/r²। ठीक है, अपना फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स kq/r²। चार्ज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो dq है और जिस डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं वो x है। तो इस dq एलिमेंट का ध्यान देंगे, इस dq एलिमेंट का फील्ड हम वहां निकाल रहे हैं। तो ये dq एलिमेंट का पॉइंट p से कितना डिस्टेंस है, x है। तो फील्ड हो गया आपका kq/r², k dq/x²। और ये dq मैंने प्लेस कर लिया लैम्डा dx। एंड अकॉर्डिंगली, मतलब ये एक्सप्रेशन अगर आपने सही बना लिया ना तो इमीडिएटली आपको दिख जाता है कि सर हाँ, अब ये इंटीग्रेट करने वाली कहानी बन चुकी है। अब सिंपली एक नॉर्मल मैथमेटिक्स अप्लाई करनी रहती है कि एक एलिमेंट के कारण अगर फील्ड इतनी है तो ओवरऑल सारे एलिमेंट्स के कारण कितनी होगी। तो मुझे बस प्रॉपर लिमिट्स लगा के इंटीग्रेट करना है कि सर सारे एलिमेंट्स की फील्ड ऐड कर लो। तो इस सारे एलिमेंट्स की फील्ड ऐड कर रहा हूं। तो क्लोजेस्ट एलिमेंट पॉइंट P का कितना दूर है, A, और आखिरी वाला इनफाइनाइट। L नहीं दिया ना इस बार, इस बार तो इनफाइनाइट तक है वो। तो ऑब्वियसली पहला एलिमेंट जो है वो A डिस्टेंस पे आ रहा है और लास्ट एलिमेंट पॉइंट P से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कहना पड़ेगा। तो यहां पे दिस इज फ्रॉम A टिल इंफिनिटी। 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x है ना, k लैम्डा dx/x² जब आ रहा है तो 1/x² का इंटीग्रेशन इज -1/x। बेसिक फॉर्मूलाज अपन अप्लाई करते हैं। तो दिस इज -1/x, तो ये -k λ/x और लिमिट्स मेरे a से इंफिनिटी आ रहे हैं। फिर जब मैं लिमिट्स प्लेस कर रहा हूं तो लिमिट्स प्लेस करने में माइनस साइन मैंने अलग कर लिया। फिर एक बार जब इंफिनिटी प्लेस कर रहे हैं x की जगह तो ये हो गया आपका k λ/इंफिनिटी। और एक बार a प्लेस कर रहे हैं, दिस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सही है ना। माइनस साइन मेरा ऑलरेडी था रिजल्ट में, मैंने कैरी कर लिया। एक बार इंफिनिटी मैंने लिमिट प्लेस किया x की जगह, एक बार a प्लेस किया एंड वी नो दैट ये इंफिनिटी जो प्लेस किया है दिस वैल्यू इज 0 और ये फिर मेरा माइनस एडजस्ट होके इट बिकम्स k λ/a। देखो आया समझ में, ठीक है। मैं इस पैटर्न पर काफी सारे अलग अलग कैटेगरीज लूंगा आपके साथ में, अभी डिस्कशन में अपन चलते चलेंगे। पर आपको बस वर्किंग यही समझनी है कि ऐसे केसेस को हैंडल करने का, रॉड वाले केसेस को हैंडल करने का मेथडोलॉजी हर कॉन्टेक्स्ट में वही है। अगर मैं अभी आपको बोलूं ना कि ये पिछला फोटो जो था यहां पे, ये वाला, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिराइव करने को बोलूंगा आपको इस वाली एक्सिस के अबाउट। ऑल्दो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम से डिराइव कर लोगे, है ना, बट मैं मना कर दूं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं चाहिए, है ही नहीं तुम्हारे पास अवेलेबल, और तुम्हें इंटीग्रेशन से ही करना है। तो बिल्कुल वही होगा, आप यहां से x डिस्टेंस पे आके dx का एलिमेंट लोगे, फिर dx एलिमेंट का मास निकालोगे तो लैम्डा dx हो जाएगा, फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे mr², और ऐसे सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करोगे, लिमिट्स वापस से a से a+l आ जाएगी। सेम पैटर्न चलना है कि भाई सेंटर ऑफ मास निकाल लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट कर लो, पोटेंशियल कैलकुलेट करो। रॉड में एलिमेंट्स लेने का तरीका ही एक है, x पे जाकर dx का एलिमेंट। तो ये पैटर्न पूरा कवर हो जाता है, रॉड वाला पूरा कहानी कवर हो जाता है कि हाँ सर इंटीग्रेशन करना है, तो फोटो ही छप गई हमारे x पे जाके dx का एलिमेंट। तो इसमें मतलब आई वुड सजेस्ट आपको ये पॉइंट ध्यान रहे
ठीक है, बड़े आगे, राइट? ओके, फाइन। तो अब ये पोटेंशियल ऑफ अ रिंग अपन ने फिनिश कर लिया, फिर थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का अपन ने सिचुएशन देख लिया। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट जो अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल ऑफ अ होलोस्फीयर। वो होलोस्फीयर वाले मैटर पे आते हैं। अच्छा, उससे पहले ये आ गए फिर से आपके 4Q एंड -9Q, है ना। इसमें अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड का नल पॉइंट ग्राफ वगैरह सब देखा हुआ है। अब सेम स्टोरी पोटेंशियल के लिए सॉल्व करेंगे। तो अगर मुझे 4Q एंड -9Q ये दो चार्जेस गिवन है, दोनों के बीच में L डिस्टेंस आपको बता रखा है, और अब ये बोल रहा है कि वी नीड टू लोकेट द पॉइंट और पॉइंट्स जहां नेट पोटेंशियल इन दोनों का मिलाकर 0 हो जाए। अगर ये क्वेश्चन होता कि कौन से पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो इन दोनों के बीच में या बाहर? बाहर होगा। बाहर भी किधर? 4Q के लेफ्ट में आने वाला है ना। वो हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि अनलाइक चार्जेस के केस में नल पॉइंट बाहर होता है और स्मॉलर चार्ज के क्लोज होता है। अब पोटेंशियल को थोड़ा डिफरेंटली सोचना पड़ेगा, बिकॉज वहां इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आप ये राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड इधर कैंसिल उधर कैंसिल करके चल जाता था। जब आप इन दो चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का नेट पोटेंशियल 0 होगा क्या? कहीं पर हो सकता है ना, बिकॉज अनलाइक है। अगर ये 4Q और +9Q होते हैं तो इनका नल पॉइंट होता ही नहीं, है ना। 0 पोटेंशियल दो पॉजिटिव लोग मिलकर बना नहीं सकते थे, तो हम बोलते कि सर इन्फिनिटी पे आएगा केवल। तो जैसे आप 4Q एंड -9Q ले रहे हो, टास्क है कि भाई 0 पोटेंशियल कहां या कहां हो सकता है वो देखना है, और इसी लाइन पे, इस लाइन पर ही, इधर उधर नहीं देखना है, इस लाइन के ऊपर ही नोटिस करना है। तो अब जब अपन इस लाइन पे फोकस कर रहे हैं कि चलो सर ऐसा करते हैं, 4Q के लेफ्ट में चेक करते हैं सबसे पहले। तो 4Q के लेफ्ट में इन दोनों का मिला जुलाकर नेट पोटेंशियल 0 होगा नहीं होगा, ये बात हो रही है। और लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, आउटवर्ड, इनवर्ड ये सब चलता नहीं, इधर पोटेंशियल है। तो यार 4Q का पोटेंशियल लेफ्ट वाले इलाके में साइन क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल तो पॉजिटिव ही होता है हर जगह। और -9Q का यहां पोटेंशियल नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हो सकता है 0 हो जाए। फिर बीच में पॉइंट उठाया यहां पर 4Q पॉजिटिव पोटेंशियल भेजेगा, -9Q नेगेटिव भेजेगा, यहां भी कैंसिल हो सकता है। और सेम लॉजिक यहां भी चल जाएगा। इधर राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड इधर कैंसिल हो गए, वहां ऐड हो गए, ये सब तो हो ही नहीं रहा। तो हमें लगा कि ये तो तीनों रीजन्स में एक पॉजिटिव पोटेंशियल एक नेगेटिव पोटेंशियल आकर 0 हो सकता है। बट फिर बीच में मैथमेटिक्स आ गई कि नहीं सर, आप बड़े मैग्नीट्यूड के चार्ज के पास में रहोगे तो एक तो इसका चार्ज बढ़ा है, दूसरा डिस्टेंस आपने कम कर दिया, तो इसका पोटेंशियल तो बहुत बढ़ गया। तो वो 4Q कैसे बराबरी करेगा उसकी? तो ये लाकर रिजेक्ट हो गया। समझे क्या? है ना। आप बड़े चार्ज के क्लोज जाओगे तो डोमिनेट तो वही कर लेगा अकेला, तो चार्ज बड़ा है डिस्टेंस कम, तो उसी का पोटेंशियल डोमिनेट कर गया, तो सामने वाला कैसे बराबरी करेगा? तो ये रिजेक्ट हो गया। बाकी दोनों का रिजेक्शन नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स पोटेंशियल की कहानी में अगर नल पॉइंट है तो हमेशा 2 होंगे, है ना। एक बीच में भी पॉइंट मिल जाएगा, एक बाहर भी मिल जाएगा। हमेशा वाला एक बार वेरीफाई करेंगे अपन, बट हाँ 2 नल पॉइंट आ रहे हैं इस केस में, वो तो अपन को दिख रहा है। समझ गए ये? ठीक है। तो अच्छा, वो 2 नल पॉइंट में भी ना वो पॉइंट अभी भी वैलिड है, क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज। यार ये तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी के कारण आता है, तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी तो इधर भी है, KQ/R। तो नल पॉइंट बस इसमें बीच में या बाहर वो सब नहीं चलता। यहां नल पॉइंट 2 आ रहे हैं, बट वो दोनों के दोनों स्मॉलर चार्ज के क्लोज ही आएंगे, आपके उस 4Q के क्लोज ही आएंगे। इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे यहां एक नल पॉइंट मान लीजिए इधर मिल रहा है, तो दिस इज एट अ डिस्टेंस R1 फ्रॉम 4Q, ऐसा मान लो ये R1 पे है,
और एक नल पॉइंट यहां बीच में मिल रहा है इधर कहीं, दिस इज एट अ डिस्टेंस R2। अभी अपन प्रूव कर लेते हैं कि ये 4Q के क्लोज है और 9Q के उस इलाके में नल पॉइंट नहीं आएगा। उसका लॉजिक मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको, है ना। तो हमेशा स्मॉलर चार्ज के क्लोज रहेगा, उस पॉइंट को आप वैलिड है। तो यहां पे दो नल पॉइंट्स आप ले रहे हो, P1 एंड P2, दो नल पॉइंट्स अपने को निकालने हैं। ओके राइट। तो यार ये P1 का जो डिस्टेंस है R1, ये निकालना है मेरे को, कैलकुलेट करना है कि कहाँ पोटेंशियल जीरो है। क्या करें अभी, दोनों के पोटेंशियल मैग्नीट्यूड्स इक्वेट कर दूं, विथ साइन ऐड करके जीरो कर दो, है ना। अभी यहां ऐसा नहीं बोल सकते ना कि सर ये देखो इक्वल तो है, ऑपोजिट भी है, इसमें तो चलेगा नहीं। तो पॉइंट P1 पे नेट पोटेंशियल जीरो है, तो आप चार्ज का पोटेंशियल निकालो, वहां पे जीरो कर दो। तो 4Q का पोटेंशियल P1 पे, इट्स K 4Q बाय R1, है ना। ये 4Q से R1 दूरी पे है पॉइंट P1, तो KQ बाय R1। और दूसरा चार्ज जो पोटेंशियल बनाएगा वो जाएगा K माइनस 9Q बाय दिस L प्लस R1, और ये नेट आपको जीरो करना है। देखो ओके है ये 4Q का मतलब दोनों का पोटेंशियल P1 पे निकाल रहे हैं, तो 4Q का P1 से डिस्टेंस R1 है और माइनस 9Q का P1 से डिस्टेंस L प्लस R1 है। तो इसका पोटेंशियल हो गया KQ बाय R1 और उसका हो गया KQ बाय L प्लस R1, नेट मिलाकर जीरो किया। अच्छा, नेट जब जीरो कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में कैलकुलेशन दिख जाती है अपन को, K और Q वगैरह कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन में डायरेक्टली अब ये लिख सकता हूं, देखो 4 बाय R1 will be equals to, क्या लिखूं, it's 9 upon L plus R1। सब लोग डिस्कशन में हो क्या भाई, एक बार चेक करो, ठीक है। तो अपन इस केस में K और Q कैंसिल कर लिया, यहां तक पहुंचे, अब जस्ट लीनियर इक्वेशन बनी हुई R1 निकालना है। तो दिस 4L प्लस 4R1, वैसे तो देखो सजेस्टेड रहेगा कि इसके बाद रिटर्न कैलकुलेशन चाहिए ही नहीं, है ना। दिख रहा है कि यार 4R1 और 9R1, दैट मींस 5R1 बचेगा और 4L यहां पे है, तो R1 की वैल्यू 4L बाय 5 बन रही है। तो ये R1 का वैल्यू दिस इज 4L बाय 5। तो ये एक पॉइंट तो आ गया। ओके, अब P2 के लिए देख रहे हैं, पॉइंट 2 के लिए। तो मुझे बताओ पॉइंट 2 का नेट पोटेंशियल लिखना है। तो ऐसे केस में कामिया आप मुझे ये नेट एक्सप्रेशन लिखवाओगे। मुझे पॉइंट P2 पर आराम से सोचकर पॉइंट P2 पे मुझे नेट पोटेंशियल लिखना है इन दोनों का मिलाकर, ठीक है। L माइनस R2, ठीक है। वो चार्ज आप साइन के साथ ही रख रहे हैं, बस उस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपका 4Q का आ जाएगा, दिस इज K 4Q बाय R2, ठीक है। 4Q का पॉइंट P2 से डिस्टेंस अपना R2 है, तो K 4Q बाय R2 प्लस K माइनस 9Q, या माइनस पहले लिख लो भले ही, कोई दिक्कत नहीं, L माइनस R2। और ये नेट पोटेंशियल फिर से जीरो किया, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां से R2 का वैल्यू 4L बाय 13, तो ये 4L बाय 13 आपका सेकेंड पॉइंट आ गया। हाँ जी, क्लियर यहां तक, ठीक है। तो पोटेंशियल के केस में अब एक बारी सोच के बताओ मुझे, अगर मैं आपको चार्जेस देता Q एंड माइनस Q, तो इनका नल पॉइंट कहां आता, सेंटर में आता, और बाहर कहीं नहीं आएगा,
भाई बाहर में तो फिर स्मॉलर के क्लोज ढूंढना पड़ता है, तो है ही नहीं यहाँ पे स्मॉलर कोई, है ना। Q एंड माइनस Q अगर है तो स्मॉलर के क्लोज तो अभी बाहर कहां मिलेगा आपको, स्मॉलर कोई है ही नहीं। तो ऐसे केस में नल पॉइंट केवल एक ही आएगा और वो दोनों के सेंटर पे आएगा। जैसे ही अनलाइक चार्जेस आए ना Q एंड माइनस 2Q, तो दो नल पॉइंट्स आ जाएंगे। दो आएंगे, कहां कहां पे आएंगे, एक बीच में आएगा और एक Q के पास में आएगा, स्मॉलर के क्लोज आएगा। वो आपका इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी के कारण आता है, वो हमेशा आने वाला है। बट जैसे ही आपने बोला कि सर 2Q एंड माइनस 2Q, तो फिर एक ही नल पॉइंट है बीच में। अच्छा मैंने बोला 3Q एंड 2Q, तो नल पॉइंट है ही नहीं, है ना। इनफाइनाइट को एज अ पॉइंट रिपोर्ट नहीं करते हैं कभी भी। उसने पूछा कितने पॉइंट्स होंगे, तो आपने बोला एक, इन्फिनिटी नहीं। कितने नल पॉइंट्स होंगे, 0 नल पॉइंट्स होंगे, कोई रियल पॉइंट पॉसिबल नहीं उस केस में। ठीक है, तो इसमें जस्ट एक रिमार्क अपन ऐसे ऐड कर रहे हैं कि अगर ये Q और माइनस Q होता, हाँ बताओ। सर जैसे सिर्फ वैल्यू देखें तो दोनों वैल्यूज जैसे L से छोटी हैं, तो दोनों वैल्यूज 4Q के राइट में हो सकती हैं और 4Q के लेफ्ट में भी तो हो सकती हैं। इस केस में कह रहे हो ना, दोनों 4Q के राइट में कैसे होंगी? दोनों L से छोटी हैं, तो सपोज वैल्यू दे रखी है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि किस साइड है? नहीं, दोनों L से छोटी हैं, वो तो एक्चुअली आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो फ्रॉम 4Q। अच्छा, आप कह रहे हो कि अगर वैल्यू गिवन है तो हमें कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट वाला कौन सा है, वो तो सॉल्व करके निकालना पड़ेगा अपने को। दोनों भी तो हो सकती है साइड। नहीं, दोनों एक साइड कैसे हो पाएंगी, स्केलर क्वांटिटी है ना। हम दो अलग अलग डिस्टेंसेस, एक ही तरफ दो अलग अलग डिस्टेंसेस पे सेम पोटेंशियल कैसे बोल सकते हैं? समझिए, आप यहां से 4L/5 पे गए और कह रहे हैं कि सर 4L/5 पे नेट पोटेंशियल 0 हुआ। फिर आप कह रहे हैं यहां से 4L/13 पे गए और वहां पर भी नेट पोटेंशियल 0 हो गया। एक ही चार्ज से सेम डायरेक्शन में दो अलग अलग डिस्टेंसेस पे सेम पोटेंशियल क्यों मिल सकता है? बट ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा राइट है? वो सॉल्व करके ही अपने को पता करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक पॉइंट बस इसमें ये था कि अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हो जाएं 3Q एंड 2Q,
ओके राइट, तो अभी ये मैटर है कि अपन ने क्यू चार्ज आर रेडियस का रिंग लिया, इसके सेंट्रल एक्सिस पे एक लार्ज डिस्टेंस से अपन ने माइनस क्यू चार्ज जिसका मास m है उसको u स्पीड, इनिशियल स्पीड देकर प्रोजेक्ट किया है, एंड वी नो दैट प्रोजेक्ट किया तो अल्टीमेटली सेंटर को क्रॉस करके जाने वाला है। कह रहा है इफ चार्ज माइनस क्यू इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द रिंग विद द स्पीड u एज शोन, देन फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट क्रॉसेस द सेंटर ऑफ द रिंग। अच्छा, ऐसा तो नहीं होने वाला है ना कि ये सेंटर को क्रॉस कर ही ना पाए, बीच में रुक के चला जाए वापस? नहीं ना, बिकॉज टाइप ऑफ फोर्स अट्रैक्टिव है, कोई रिपल्शन नहीं कि वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आकर वापस लौट गया, वो सब नहीं होने वाला है। तो एक नेगेटिव चार्ज है, आप स्पीड नहीं भी देते तो भी रिंग उसको खींच लेती है अपनी तरफ। तो ये सेंटर को कितनी स्पीड से क्रॉस करेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो गाइस अब किस डोमेन में जा रहा है सवाल? इट्स मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो जैसे ही आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्लान कर रहे हो, बिकॉज एक जगह स्पीड पता है, दूसरी जगह पता करनी है, कोई एक्सटर्नल वर्क वगैरह नहीं हो रहा है, कोई तीसरी एजेंसी इन्वॉल्व तक नहीं है यहां पे, ऑफ कोर्स विल गो फॉर डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल टू 0। अब डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल टू 0 में ध्यान देंगे, जैसे ये मान लीजिए मेरा पॉइंट ए और वो पॉइंट बी है, तो जब पोटेंशियल एनर्जी की बारी आएगी ना, सुना भी ध्यान से और आगे ध्यान रखो इस चीज का, फिर जब पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, मैं आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बोल रहे थे, तो पोटेंशियल एनर्जी की बारी आ रही है, तो ये रिंग और उस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाय आर से लिख दूं क्या? नहीं, है ना, वो पॉइंट पार्टिकल्स के लिए है। आप रिंग और उस चार्ज में के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर भी नहीं लगा सकते कूलम्स लॉ, और आप के Q1 Q2 बाय आर पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी नहीं लिख सकते, बिकॉज ये सारे फॉर्मूलाज पॉइंट पार्टिकल के लिए थे। तो जैसे ही आपको लगा कि अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए के Q1 Q2 बाय आर फॉर्मूला नहीं चल रहा है, तो फिर पोटेंशियल काम आएगा, है ना। तो अच्छा, यहां पे पार्टिकल ए से बी जा रहा है, अपन जानते हैं कि हाँ सर ये डेल्टा यू का ना हमको पोटेंशियल से रिलेटेड बात याद आ रहा है, दैट डेल्टा यू इज क्यू टाइम्स डेल्टा वी। अगर नहीं याद आ रहा है तो डेल्टा वी का वो सीरीज रिकॉल करो, तो डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा यू बाय क्यू, तो डेल्टा यू कितना हुआ? क्यू टाइम्स डेल्टा वी, सही? उसमें डेल्टा वी में पोटेंशियल किसका? पोटेंशियल ऑफ रिंग या क्यू, किसका पोटेंशियल निकालोगे? रिंग का, और रिंग का पोटेंशियल निकालना आता है ना। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है कि रिंग जो है वो पोटेंशियल बना के रखेगी अलग अलग जगह, और माइनस क्यू चार्ज उसमें से क्रॉस करके निकलेगा। आराम से सुनिए वापस से, अपन जानते हैं डेल्टा वी इज डेल्टा यू बाय क्यू। अच्छा, पहले तो ये समझ आया कि ये डेल्टा वी वाला तामझाम क्यों कर रहे हैं अपन? हमने पहले तो नहीं किया था वो ट्रायंगल वाले केस में, है ना, बिकॉज पॉइंट चार्जेस से। तो पॉइंट चार्जेस में तो पोटेंशियल एनर्जी सुनते ही बस वो के Q1 Q2 बाय आर ही याद आता है, बट जैसे अपन देख रहे हैं कि यार पॉइंट चार्ज वाला मामला नहीं है, आप रिंग और माइनस क्यू के बीच में पॉइंट चार्जेस की तरह पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते। बट ये थॉट भी आपका ठीक था कि नहीं, अप्लाई तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ही करना है। तो डेल्टा यू अब वो के Q1 Q2 बाय आर से नहीं मिलेगा, तो दूसरा रास्ता डेल्टा यू तक जाने का यह है दैट डेल्टा यू इज क्यू टाइम्स डेल्टा वी। बट ये अप्लाई करते समय ना हमें बहुत केयरफुली अपनी वर्किंग समझनी रहेगी, बिकॉज आप देखिएगा डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस कौन से पॉइंट्स के बीच? ए एंड बी, जहां से जहां आप गए हो। तो ये डेल्टा वी हमारा वी बी माइनस वी ए होगा या वी ए माइनस वी बी होगा? वी बी माइनस वी ए। हमारा चार्ज ए से बी की तरफ गया है ना, फाइनल पॉइंट हमारा बी है, शुरुआत हमारी ए से हुई थी, और ये जो चार्ज है यहां पर, ये जो क्यू दिख रहा है फॉर्मूले में, ये हमारी कहानी में कौन है? माइनस क्यू। हमारी कहानी का ये जो क्यू है ना, वो कौन है? वो माइनस क्यू है। पोटेंशियल यहां रिंग बना के रखेगी, और उस पोटेंशियल में माइनस क्यू ट्रैवल करेगा। दैट माइनस क्यू इज बीइंग टेकन फ्रॉम वन पोटेंशियल पॉइंट टुवर्ड्स द सेकंड पोटेंशियल पॉइंट जो रिंग ने बनाकर रखा है। जैसे पहले रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी को चलाते थे, यहां पर रिंग के बने बनाए पोटेंशियल में आप किसी चार्ज को चला रहे हो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रहे हो। स्पीड तो वही गेन करने वाला, रिंग तो फिक्स पड़ी रहेगी।
तो मैं पहले डेल्टा वी लिख रहा हूं, है ना, ये डेल्टा वी की तैयारी है। तुम लोग एग्जाम में, टेस्ट में डायरेक्टली स्टेप्स लिख पाओगे, बट अभी शॉर्टकट्स नहीं, पहली बार कर रहे हैं, आराम से एक एक स्टेप भले लिखें। तो डेल्टा वी मैंने समझा कि सर ये तो वी बी माइनस वी ए होना चाहिए, बिकॉज ए से बी गए हैं, फाइनल पॉइंट तो बी है। अच्छा, ये पोटेंशियल है किसका? चार्ज क्यू का है या रिंग का है? रिंग का पोटेंशियल है। रिंग पोटेंशियल बना के रख रही है और उसके कारण चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बदल रही है, घट रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। कहानी तो उसकी बदली है, रिंग तो वहीं की वहीं पड़ी है। तो बी पर पोटेंशियल क्या होगा? बी मतलब रिंग का सेंटर, कितना हो जाएगा? के क्यू बाय आर। और ए मतलब लार्ज डिस्टेंस, इनफाइनाइट, पोटेंशियल जीरो। सही? रिंग का पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो उसमें सेंटर का मतलब एक्स बराबर जीरो रख रहा हूं तो के क्यू बाय आर, और लार्ज डिस्टेंस मतलब एक्स की जगह इन्फिनिटी रख रहा हूं तो जीरो पोटेंशियल हो गया। इनफाइनाइट दूरी पर पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। तो बी पर मैंने पोटेंशियल लिखा के क्यू बाय आर और ए पे लिखा जीरो। तो ये मुझे डेल्टा वी का वैल्यू मिला, है ना। इसमें जितना पीसफुल कैलकुलेशन होगा, बिकॉज घूम फिर के इसमें गलती सिर्फ एक माइनस प्लस की ही होगी और वहीं से आपके आंसर की कहानी बदल जाएगी। इसलिए आराम से डेल्टा वी आपका हो गया। अब आप डेल्टा यू लिख लो। तो आपने अभी देखा डेल्टा यू इज चार्ज इनटू डेल्टा वी। अब उसमें कैरिड अवे नहीं होना है। चार्ज की जगह वो क्यू नहीं, आपका क्यू आएगा। आपका क्यू तो माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू टाइम्स डेल्टा वी, ये आपका डेल्टा यू आया। यहां तक तसल्ली से पहुंच जाओ, अगले स्टेप में तो आंसर ही आ रहा है। अब तो क्या डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल टू जीरो में लिखना ही तो है। तो ये डेल्टा यू डेल्टा के में फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल तो अपन को निकालना है और इनिशियल ऑलरेडी दे रखी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म अपना डेल्टा यू का टर्म हो गया, ये वाला टर्म डेल्टा के का हो गया। तो दैट समेशन इज इक्वल टू जीरो। और यहां से अब अपन v सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2k q कैपिटल Q बाय एम आर प्लस यू स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, एंड दिस वुड हैव बिकम अ बिट इजियर अगर मैं उसका इनिशियल स्पीड आपको जीरो दे देता, है ना, कि इनिशियल स्पीड जीरो है और रिंग ने खुद उसको खींच लिया, तो ठीक है, वो u वहां से हट जाएगा और बाकी वो अंडर रूट में जो दिख रहा है वो आपका आंसर है। तो डजंट मेक मच डिफरेंस। हाँ बेटा, a पर सिंस अपन ने a पॉइंट जो है वो लार्ज डिस्टेंस पे लिया है, तो वो लार्ज डिस्टेंस मतलब इन्फिनिटी मान के चल रहे हैं अपन। ठीक है, अपना लेसन, अपना लर्निंग इस क्वेश्चन में से यही था कि आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तो सही क्रैक किए थे कि सर एक जगह एनर्जी आपने दे दिया, दूसरी जगह आप पूछ रहे हो, तो एनर्जी कंजर्वेशन से ही जाएंगे। बट ऐसे केस में जब डेल्टा यू की बारी आए तो के Q1 Q2 बाय आर नहीं लगाना है। एक का पोटेंशियल निकालो, दूसरे की पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपली आपको A और B के बीच में डेल्टा यू चाहिए था, तो डेल्टा यू के लिए पहले आपने डेल्टा वी निकाला। डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस कौन बना के रख रहा है? रिंग बना के रख रही है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस में माइनस क्यू ट्रैवल करके आ रहा है। तो पहले आपने रिंग का पोटेंशियल ए पे निकाला, लार्ज डिस्टेंस इन्फिनिटी, सेंटर पे के क्यू बाय आर, ये डेल्टा वी आ गया। एंड डेल्टा यू इज क्यू टाइम्स डेल्टा वी। क्यू की जगह वो चार्ज आएगा जो ट्रैवल कर रहा है, तो ट्रैवल कौन कर रहा था? माइनस क्यू। तो माइनस क्यू टाइम्स डेल्टा वी, उसके बाद उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, डेल्टा के को फाइनल माइनस इनिशियल लिखा है, वहां से वी बना लिया। क्लियर है सबको? ठीक है, तो एक बार अपने एग्जाम्पल्स जो हैं आज के तसल्ली से वापस रिव्यू कीजिएगा, ट्राई करें कि लिख के खुद से एक बार वापस सॉल्व करो। पॉइंट 2 अब आप ट्राई कर लेंगे, आई थिंक हो जाएगी। हाँ, पॉइंट 2 अब फिनिश कर लोगे आप। तो पॉइंट 2 आपका एक तो ई डॉट एस माइनस ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, हायर एंड लोअर पोटेंशियल, है ना, क्यू चार्ज वी वोल्टेज से एक्सेलरेट किया गया है, पॉइंट पार्टिकल से रिलेटेड पोटेंशियल के जो रिजल्ट्स हैं उन सब पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो अच्छा सेक्शन रिव्यू है, थोड़ा लंबा है,
बट ट्राई करो कि अपन इसको आज ही रैप अप कर लें, तो काफ़ी कुछ आप इस सेक्शन के बारे में सीख जाओगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक बार इसके डाउट्स अपन लेते हैं और इससे रिलेटेड आगे कहानी बढ़ाते हैं। तो अगले लेक्चर में अपन को सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर और बाकी जो स्ट्रक्चर्स है वो फिनिश करने हैं और थोड़ा फिर इंटीग्रेशन बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चंस और अपने को देखने हैं। बट समझ में आ रहा था, है ना? मतलब आप मान के चलो, अब जैसे मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन जो है ये जेईई एडवांस्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। बस इसके अंदर थोड़ा सा डेटा उन्होंने चेंज करके दिया था। ये लार्ज डिस्टेंस की जगह उन्होंने √15r दिया था इनिशियल। तो √15r हमें पता है कि हाँ सर ये डेटा ऐसे ही देंगे, बिकॉज वो r² + x² अंडर है, तो वो 16r², रूट लिया तो 4r। तो ठीक है, यहां 0 नहीं आ रहा है, बस ये पोटेंशियल जो उधर 0 लिखा है वो 0 की जगह kq/4r हो जाएगा। उसके हिसाब से डेल्टा भी आया, फिर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिए, इनिशियल स्पीड कुछ दे रखा होगा, फाइनल निकाल लिया। इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस कोई अपीयर नहीं होता ना कि कुछ बहुत ही अजीब खतरनाक सा कुछ है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस अपने डेटाबेस में होना चाहिए कि भाई ऐसे भी क्वेश्चन होता है। मैं वही आपको समझाने की ट्राई कर रहा था। बच्चों से नीट 25 के सवाल नहीं होने का कारण लैक ऑफ IQ थोड़ी है। IQ तो भर भर के होता है बच्चों में, बट एक्सपोजर नहीं था ना उस तरह के प्रॉब्लम्स का। तो अगर उस तरह के क्वेश्चंस का एक्सपोजर हो तो समझने का दिमाग तो सब में है भाई। तो बस इतना सही आपको समझना है कि ये, अब जैसे ये वाली कैटेगरी हम कभी सॉल्व ही नहीं करते। अभी तक के नीट में हम कभी सॉल्व करते ही नहीं थे, बिकॉज रिक्वायर्ड ही नहीं दूर दूर तक। बट अब इस बार कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। आप मुझे बता दो आपको समझने में कोई दिक्कत है इस चीज को, तो कि नहीं तो बहुत ही खतरनाक सा लग रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ही नहीं कुछ भी। बट पता तो हो सामने वाले को कि ऐसे होता है कुछ। सडनली एग्जाम में कैसे कहानी क्रिएट करोगे कि हाँ एलिमेंट लेके इंटीग्रेट कर लूंगा, पता ही नहीं ना, सुना ही नहीं कभी। तो बस यही एक अंतर है कि आपको बस एक्सपोजर टू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बढ़ाना है, लेवल वगैरह कुछ नहीं होता। उस तरह का क्वेश्चन तो अब भी आपके एग्जाम में नहीं आ सकता जिसको सॉल्व करने में आधा घंटा लग जाए। वो डोमेन कभी वो छेड़ ही नहीं सकते, है ना। जो जेईई एडवांस का टिपिकल क्वेश्चन होता है, जो इस कारण दिया जाता है कि बच्चे सॉल्व ना करें, जो एग्जाम में दिया ही इस कारण जाता है कि सॉल्व ही नहीं होना चाहिए बच्चों से ये, तो उस तरह का डोमेन नीट छेड़ ही नहीं सकता कभी भाई। उसको 45 क्वेश्चन सॉल्व कराने तुमसे। एंड लिटरली अगर उस तरह का क्वेश्चन है तो अब आने वाले टाइम में आपको ये स्किल सेट डेवलप करना है, रादर अपने को मिलकर ही डेवलप करना है कि हाँ सर ऐसा सवाल देखते हुए पता चल जाता है कि ये छोड़ना है, वो करना ही नहीं। वो तुम्हें दिया ही ट्रैप करने के लिए कि तुम वहां अटको, समय बर्बाद करो और आगे 5 क्वेश्चन का अपना टेम्परामेंट बिगाड़ लो। तो उन क्वेश्चन को तो इमीडिएटली अपन को 7-8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन छूट भी रहे हैं और अपने 35 क्वेश्चन 36 क्वेश्चन विथ एक्यूरेसी सही बन रहे हैं, तो जबरदस्त स्कोर बन के आता है। बस ये है कि अपन को वो जो बात हो रही थी कि उस माइंडसेट से ही बाहर आना है कि सारा सॉल्व होना चाहिए, है ना। मतलब नीट वाले बच्चों का माइंडसेट अभी क्या होता था कि वो 720 से गिनना शुरू करते थे कि कितना गया, कि 720 में से 20 माइनस हुआ है सर, 40 माइनस हुआ है, 680 आया है। और IIT वाला बच्चा 0 से शुरू करता है कि कितना आया कि यहाँ से 20 समेट लिया सर, वहाँ से 35 समेट लिया, इतना बन पाया सर, है ना। तो अपन को खैर बीच का माइंडसेट लाना है। अपन ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि अब हाँ वो 680 क्यों नहीं आ रहा है सर, 700 क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए क्वेश्चन छोड़ने वाला पॉइंट अपने मन में बिठाइए कि हाँ कभी छोड़ना पड़ सकता है ना। बट वो क्वेश्चन पहचानना पड़ेगा कि हाँ आपने बोला था छोड़ना है छोड़ दिया तो वो भी नहीं है ऑब्वियसली। उतना सिलेक्शन वाली बात है कि क्वेश्चन कौन सा, 6 से 7 क्वेश्चन सर मैंने ढूंढ लिए थे जो लग रहा था कि बहुत टाइम कंज्यूम करने वाले हैं, वो मैंने छोड़ दिया। वो अब मैं आपको वो वैरायटी भी दिखाऊंगा कि इस कैटेगरी का दिख जाए, उसका सोल्यूशन भी देख लेंगे कि हाँ देखो साहब करने बैठोगे तो ऐसे होएगा ये, और ऐसा सवाल दिख जाए तो समझ जाओ कि छोड़ने के लिए आया है वो। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं लगा होगा, है ना। बस आपको समझ आना चाहिए कि हाँ यार ये इंटीग्रेशन कैटेगरी भी कोई होती है, तो बस वही लेवल है, उस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे तो मैनेज हो जाएंगे।